Welcome class 9th in today's social studies class. Students, as you know, we are discussing the chapter the French Revolution. फ्रांस में जो एक रेवोल्यूशन हुआ था उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं और अब तक हम लोगों ने पूरा प्रोसेस पढ़ा कि किस तरीके से फ्रांस में रेवोल्यूशन का आउटब्रेक होता है। देन एक एब्सोल्यूट मोनार्क कंट्री जो थी हमारी फ्रांस, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन जाती है और किस तरीके से रेन ऑफ टेरर के बाद हम लोगों ने पाया कि जो फ्रांस का पॉलिटिकल सिस्टम था वो चेंज हो जाता है और अब फ्रांस एक रिपब्लिक कंट्री बन जाती है। ठीक है, तो इतना सब कुछ पढ़ने के बाद हमने देखा कि फिर एक डायरेक्टरी रूल आ जाता है और जहाँ पर डिक्टेटरशिप की शुरुआत हो जाती है और नेपोलियन बोनापार्ट के आ जाने के बाद रिपब्लिक कंट्री भी नहीं रह जाती है फ्रांस और वहाँ पर डिक्टेटरशिप आ जाती है। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने पढ़ा था और आज हमें हमारी स्टडी कंटिन्यू करना है विद द टॉपिक डिड विमेन हैव आ रिवॉल्यूशन। क्या महिलाओं का भी कुछ पार्टिसिपेशन था इस पूरे चेंज में, है ना। शुरू से हम लोगों ने देखा कि पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल हर तरीके से फ्रांस के अंदर चेंजेस आए, तो क्या महिलाओं का भी कुछ इसमें रोल प्ले था, तो वो अब इस पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं कि शुरू से ही जो विमेन का पार्टिसिपेशन था हर तरह के जो भी इवेंट्स यहाँ पर हुए उसमें बहुत अच्छा था। यहाँ पर विमेन का एक्टिव पार्टिसिपेशन था फ्रेंच सोसाइटी के अंदर। ठीक है, और इसके पीछे का रीज़न भी था क्योंकि महिलाएं चाहती थी, विमेन चाहती थी, विमेन सोसाइटी चाहती थी कि उनकी जो लाइफ है, जो जिस भी स्टैंडर्ड की लाइफ वो जी रहे थे वो थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाए और थोड़े अच्छे तरह से उनका जीवन रहे, क्योंकि वो बहुत ही, उनको कोई राइट्स नहीं थे और बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छे कंडीशन के साथ उस समय पर नहीं रहती थी। तो हर रिवॉल्यूशन में इन्होंने इसलिए भी पार्टिसिपेट किया कि शायद किसी रिवॉल्यूशन का या किसी भी इवेंट का ऐसा कुछ रिज़ल्ट निकल आए कि उनकी लाइफ का स्टैंडर्ड थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाए, है ना। तो ये उनका मेन उद्देश्य उस टाइम पर था। मोस्टली जो हमारी थर्ड ईस्टेट की विमेन थी, क्योंकि थर्ड ईस्टेट हमारा पुअर लोगों का को इंक्लूड करता है ना, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉस्पिरियस लोग नहीं थे। तो ऐसी फैमिलीज़ में जो इनकम थी उसको ज़्यादा अच्छा करने के लिए, ठीक करने के लिए, बढ़ाने के लिए महिलाओं को भी बाहर जाकर काम करना पड़ता था। ठीक है, तो वेमेन भी थर्ड स्टेट की क्या करती थी, वर्क करती थी फॉर अ लिविंग। ठीक है, वो कहाँ कहाँ वर्क करती थी, जैसे वो लॉन्ड्री शॉप्स में वर्क कर रही हैं और वो फ्लावर्स सोल्ड करती थी, बेचती थी, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के स्टॉल्स लगाती थी मार्केट में। बहुत सी विमेन ऐसी भी थीं जो डोमेस्टिक सर्वेंट्स की तरह काम करती थी, जो प्रॉस्पेरियस पीपल्स थे, जो थोड़ा रिच मेंबर्स थे, नोबिलिटी और क्लर्जी जैसे लोग होते थे, तो उनके यहाँ पर डोमेस्टिक सर्वेंट्स की तरह काम करते थे। तो कुकिंग कर देना और दूसरे साफ़ सफाई का काम कर देना, इस तरह के काम वो करती थी ताकि उनकी थोड़ी सी इनकम हो जाए। तो विमेन, हम ये नहीं कह सकते कि उस टाइम की जो महिलाएं थीं वो सिर्फ घरों में रहती थी, नहीं, इन्होंने पार्टिसिपेशन भी किया हर तरह के इवेंट्स के अंदर और साथ ही साथ वो वर्किंग विमेन भी वहाँ पर थीं। ठीक है, वर्क भी करती थी अपने लेवल के अकॉर्डिंग, जिस भी तरीके से उनके अंदर एबिलिटी थी उस तरह से। ठीक है, ज़्यादातर जो विमेन थी वो एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग नहीं पाती थी। ठीक है, उनको कोई भी इस तरह के राइट्स नहीं थे कि वो एजुकेशन लें या जॉब के लिए कोई ट्रेनिंग करें या कुछ इस तरह का एक्टिविटी करें। ठीक है, केवल जो नोबल्स और वेल्दियर फैमिली के की लड़कियां थीं, डॉटर्स थीं उनकी, या उनके घर की जो फीमेल मेंबर्स थीं, उन लोगों को ही थर्ड स्टेट के, थर्ड स्टेट में भी कुछ वेल्दियर लोग भी थे हमारे ना, उनसे, और जो नोबल्स और दूसरे तरह के लोग थे उनके फैमिली की जो डॉटर्स थी, उन लोगों को ही ये राइट था, या वही हम कह सकते हैं कि वो वही इतने खर्चे उठा सकते थे पढ़ाई का भी, तो केवल वही लोग थे जो कॉन्वेंट में स्टडी करने के लिए जाते थे, है ना। बाद में जब स्टडी हो जाती थी तो उस टाइम पे जो डॉटर्स थी, लड़कियां थी उनकी, तो वो उनके लिए मैरिज अरेंज कर देते थे, उनकी शादी करा दी जाती थी। और वर्किंग वुमेन हैड आल्सो टू केयर फॉर देयर फैमिलीज़। तो ऐसा नहीं था कि जो जैसे
कि अगर वो कोई वर्किंग वुमन है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल उसके जॉब तक या अर्निंग तक ही लिमिटेड रहेगी, नहीं। जो वर्किंग वुमेन होती थी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी फैमिलीज़ भी थी। तो उन्हें अगर वर्क पे जाना है तो उन्हें पहले कुकिंग करके, वाटर फेच करके, या फिर कई बार जो ब्रेड के लिए हम लोगों ने पढ़ा कि इतनी ज़्यादा क्राइसिस हो रहे थे, खाने पीने की चीज़ों की शॉर्टेज हो रही थी कि लोगों को ब्रेड के शॉप्स पे लंबी लाइंस लगानी पड़ती थी, कतारों में खड़े होते थे। तो वो सब कुछ भी करके बाद में अपने बच्चों की परवरिश कर रही हैं, वो उनको भी खिला रही हैं, उनको भी सुला रही हैं, उनको भी टेक केयर कर रही हैं, उनका ख़्याल रख रही हैं, और इतना सब कुछ करने के बाद वो वर्क के लिए जाती थी। अब वो किसी भी लेवल का वर्क कर रही थी, चाहे वो डोमेस्टिक सर्वेंट्स का वर्क कर रही थी, चाहे वो दूसरे फ्लावर या फ्रूट वेजिटेबल्स जैसी चीज़ों को बेच रही हैं मार्केट में। तो भी इतने सारी चीज़ें, इतना जो हाउस होल्ड उनका वर्क था खुद के घर का, उसको करने के बाद ही वो अपने वर्क पर जाती थी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उस टाइम पर विमेन के ऊपर बहुत ज़्यादा थी। क्लियर? अब उस टाइम पर जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि कई सारे क्लब्स बन रहे थे, लोगों का मेल पर्सन्स का भी ग्रुप बन रहा था, और वही ग्रुप बन के बाद में जैसे जैकोबिन क्लब बना, या कुछ ऐसे ग्रुप्स बन गए जो पॉलिटिकल मैटर्स पर डिस्कस कर रहे हैं, या आम जो भी टॉपिक्स होते थे उनके ऊपर भी वो बातचीत करते थे। तो लोगों का इंटरेस्ट जिस चीज़ पे होता था, उसी तरह से विमेन की वॉइस को रेज़ करने के लिए, विमेन के इंटरेस्ट के लिए वर्क करने के लिए कुछ पॉलिटिकल क्लब्स भी बनाए गए उस टाइम पर, जिसमें विमेन का पार्टिसिपेशन था। तो महिलाओं ने बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब्स बनाए, खुद के वॉइस को रेज़ करने के लिए, डिमांड्स को पूरा कराने के लिए, उन डिमांड्स को लोगों के पास पहुंचाने के लिए। उन लोगों ने बहुत सारे न्यूज़पेपर्स भी पब्लिश करने शुरू किए थे। तो इस तरह से एक्टिवली पार्टिसिपेशन था वो वुमेन का फ्रेंच सोसाइटी के अंदर। ठीक है, लगभग 60 विमेंस क्लब हैं हमारे पास उस टाइम के, जो फ्रेंच सिटीज़ में पाए गए। ठीक है, 60 विमेन क्लब्स, जिनमें से जो सबसे फेमस या सबसे पॉपुलर जो अ, वो था विमेन क्लब था, वो था द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन विमेन। ठीक है, तो ये मोस्ट पॉपुलर था उस टाइम पर विमेन क्लब, जहाँ पर ये महिलाएं अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड डिस्कशन करती थी। तो जो मेन डिमांड थी उस टाइम पर विमेन की, वो थी कि वो चाहती थी कि वो भी मेन की तरह, मेल पर्सन्स की तरह पॉलिटिकल राइट्स उनको भी मिले, वो भी एक पॉलिटिकल राइट एंजॉय करें। यानी उन्हें भी वोटिंग में, इलेक्शंस में, या कुछ भी जो करा जा रहा है उन सभी चीज़ों में पार्टिसिपेशन करने को दिया जाए। ठीक है, तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जो हमारे नेशनल असेंबली ने 1791 में एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, जहाँ पर एक्टिव और पैसिव सिटीजन्स की डेफिनेशन बताई गई थी। जहाँ पर एक्टिव सिटीजन्स वो थे जो जिनको राइट टू वोट था, और विमेन को इन सब चीज़ों से दूर रखा गया था, यानी उन्हें पैसिव सिटीजन्स माना गया था। तो विमेन क्या थी कि उस टाइम पर उन्होंने पार्टिसिपेट तो किया था हर तरह के इवेंट्स में, लेकिन बाद में उनके हाथ में किसी तरह का राइट नहीं आया, उन्हें राइट टू वोट नहीं मिल पाया, वो पैसिव सिटीजन्स में काउंट करी जा रही थी। तो इन चीज़ों से विमेन बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी, और वो चाहती थी कि उनको भी राइट टू वोट मिले, और वो भी असेंबलीज़ के जो इलेक्शंस हो रहे थे उनमें भी पार्टिसिपेट करें, वो भी पॉलिटिकल ऑफिसेस को होल्ड करें, है ना। एक पॉलिटिकल पोजीशन अगर उनके अंदर एबिलिटी है तो उन्हें भी ऐसा मौका दिया जाए। इसके अलावा वो चाहती थी कि वो भी मतलब कंट्री के अंदर जो भी पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं उनसे रिलेटेड डिस्कशंस करें, उनसे रिलेटेड डिसीजंस लेने में भी पार्टिसिपेट करें। तो ये सारी चीज़ें उनकी मेन डिमांड्स थी उस टाइम पर। क्लियर? तो जो हमारी रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट बनी थी, यानी जो फर्स्ट रिवॉल्यूशन हुआ था जहाँ पर लुइस को मार दिया गया, और देन हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क आ गया था। ठीक है, सॉरी, रिपब्लिक गवर्नमेंट आ गई थी उस टाइम पर। तो उस टाइम पर कुछ चेंजेस करे गए, जहाँ हम लोगों ने पढ़ा कि जब रिपब्लिक गवर्नमेंट आ जाती है तो रॉबेस्पियर ने इक्वालिटी लाने के लिए बहुत सारे वर्क किए थे, है ना। तो उन्होंने वेमेन की लाइफ को भी इम्प्रूव करने के लिए थोड़ा सा कुछ किया था। तो उस टाइम उन्होंने कुछ नए लॉज इंट्रोड्यूस कर दिए थे। ठीक है, जिसमें ये था कि हर जगह पर स्टेट स्कूल्स होंगे जहाँ पर लड़कियाँ पढ़ेंगी। स्कूलिंग को कंपलसरी कर लिया गया था हर गर्ल्स के लिए, मतलब अभी तक था कि केवल रिच मेंबर्स की जो लड़कियां थी वही पढ़ रही थी, है ना। लेकिन
अब क्या कर दिया गया कि गर्ल्स के लिए एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया गया था उस टाइम पर। और ये भी उनकी लिविंग कंडीशन को और सुधारने के लिए ये भी एक लॉ बन गया था कि जो फादर्स हैं वो अपने डॉटर्स को ज़बरदस्ती फोर्स नहीं करेंगे मैरिज करने के लिए, शादी करने के लिए, अगर वो नहीं चाहती हैं तो। ठीक है, और अगर करना चाहती हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अगर उन्हें शादी नहीं करना है तो फादर उन पे फोर्स नहीं कर सकते थे, ऐसा भी लॉ बना दिया गया था। ठीक है, मैरिज को एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कर दिया गया था कि जहाँ पर वो दो फैमिलीज़ या दो जो लोग होंगे, लड़का और लड़की, वो एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू शादी करेंगे, जिसमें सिविल लॉ के अंडर में इसको कर दिया, रजिस्टर्ड कर दिया गया और बताया गया कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट होगा जहाँ पर दोनों ही लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हुए रहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम होती है तो उन्होंने एक लॉ भी बनाया उस टाइम पर कि डिवोर्स को, है ना, डिवोर्स को उन्होंने लीगल बना दिया। अभी तक, इससे पहले तक डिवोर्स वाली जो बात होती थी वो मेल पर्सन ही उसके लिए अप्लाई कर सकता था, लेकिन इस टाइम पर डिवोर्स को उन्होंने लीगल कर दिया गया और ये बताया कि बोथ मैन एंड वुमेन कुड बी अप्लाइड, दोनों ही लोग कर सकते थे इस काम को। ठीक है, women could not train for jobs, could become artisan और run small businesses। इस टाइम पर भी जो विमेन थी उनको ट्रेनिंग दी जाने लगी जॉब्स के लिए, जबकि पहले नहीं था। ठीक है, उनको आर्टिस्ट वगैरह बनने को की परमिशन भी मिल गई थी, और अगर वो छोटा कोई बिज़नेस भी करना चाहती हैं तो इस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी वो कर सकती थी। तो हम मानते हैं कि जो हमारी रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट आई थी उस टाइम पर विमेन की जो लाइफ की क्वालिटी थी वो थोड़ी सी इम्प्रूव हो गई, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पर अच्छे अच्छे कुछ लॉज विमेन के वेलफेयर के लिए इंट्रोड्यूस कर दिए थे। ठीक है, तो इतने सारे राइट्स मिलने के बाद भी अभी जो उनका इक्वल पॉलिटिकल राइट था, राइट टू वोट जैसी चीज़ें, वो अभी भी विमेन को नहीं मिली थी। ठीक, तो विमेन का जो स्ट्रगल था कि उनको राइट टू वोट चाहिए, उनको भी पार्टिसिपेशन चाहिए पॉलिटिकल पावर में, तो वो अभी भी उनका कंटिन्यू होता रहा ये स्ट्रगल। और रेन ऑफ टेरर के टाइम जब रॉबेस्पियर का रूल चल रहा था उस टाइम पर रॉबेस्पियर ने कुछ ऑर्डर और पास कर दिए थे, जहाँ पर उन्होंने विमेन क्लब्स को बंद करवा दिया था। उन्होंने पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में जो विमेन पार्टिसिपेट कर रही थी उन पे भी बैन लगवा दिया था। तो बहुत सारी जो प्रोमिनेंट विमेन थी, यानी जो विमेन कम्युनिटी की लीडर्स थी, तो उन लोगों को अरेस्ट भी कर लिया गया था और बहुत सारे लोगों को मार भी दिया गया था रेन ऑफ टेरर के टाइम पर। ठीक है, तो यानी विमेन का मतलब इम्प्रूवमेंट हुआ पहले से, शुरुआती दौर से लेकर अब तक के बीच, रेन ऑफ टेरर के टाइम तक और रॉबेस्पियर के टाइम तक, रिपब्लिक गवर्नमेंट के टाइम तक काफ़ी इम्प्रूव हुआ, लेकिन अभी भी पॉलिटिकल इक्वल पावर जो थी वो विमेन के हाथ में नहीं आई थी। ठीक है, तो ये जो पॉलिटिकल राइट्स के लिए विमेन का स्ट्रगल था, ये मूवमेंट था, वो लगातार चलता रहा नेक्स्ट 200 ईयर्स तक भी, बल्कि ये पूरे वर्ल्ड में ही चलता रहा, क्योंकि कहीं पर भी इस तरह के बहुत ज़्यादा प्रॉफिट या बहुत सारे इस तरह के राइट्स विमेन को नहीं दिए गए थे। ठीक है, और ये जो फ़ाइट था वोट के लिए, ये पॉलिटिकल पावर के लिए जो फ़ाइट हो रही थी, वो बहुत सारे कंट्रीज़ के लिए एक एग्ज़ाम्पल बनी। पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए एक एग्ज़ाम्पल पर बनी, जहाँ पर पाया गया कि फ्रेंच वीमेन ने लगातार बहुत बहुत सालों तक इस चीज़ को जीवित रखा। तो ये एक इंस्पायरिंग मेमोरी के तौर पर भी आज के तौर पर टाइम पर जानी जाती है, कि जो कि ना हार नहीं मानना और लगातार पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए इवेंट्स कराते रहना, मूवमेंट करते रहना, रिवॉल्यूशन करते रहना। ठीक है, तो ये सबको मोटिवेट करती रही, दूसरे कंट्रीज़ को भी, और इंस्पायरिंग मेमोरी के रूप में फ्रांस की हिस्ट्री में जानी जाती है। ठीक है, लेकिन फाइनली 1946 में फ्रांस की जो वीमेन थी उनको भी राइट टू वोट मिल गया था। तो लास्ट में रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया कि इतने ज़्यादा टाइम के बाद, 200 ईयर्स से भी ज़्यादा टाइम तक स्ट्रगल करने के बाद, हमारी फ्रांस की जो महिलाएं थी उनको राइट टू वोट मिल जाता है। तो ये उनके सक्सेस की कहानी है, और ये विमेन का पूरी स्टोरी है, या वुमेन की पूरी जर्नी है फ्रांस के टाइम पर। क्लियर? So students, in homework you have to frame very short answer type questions.
एटलीस्ट 15 क्वेश्चंस तो फ्रेम कर ही देने हैं इस पूरे टॉपिक के साथ. देन सेंड इट in your class group. Now we will meet in our next class with a new topic, the abolition of slavery. It will be our last class of this chapter. Till then, take care and have a nice day.